न्यूज़ पावर की बीबीएस वॉइस में मैं भारती वाईएसबी के आपका हृदय से इस्तकबाल करता हूँ। पूरे भारत में भारतीयता का, भारतीय सनातन संस्कृति का, भारतीय बहुसंख्यकों के स्वराज की एकमात्र आवाज़ न्यूज़ पावर बीबीएस वॉइस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। मैं भारती वाईएसबी के आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे राजनीति का गढ़ कहते हैं। आजमगढ़ की वो आवाज़ जो समाजवाद की गढ़ है, समाजवाद की आवाज़ है। कल यानी 28 तारीख को लगभग अपराह्न में पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी, जो इस वक्त कार्यवाहक के दायित्व को निभा रहे हैं, अपने कार्यवाहक दायित्व को पूरी प्रमुखता के साथ अपने नैतिक जिम्मेदारियों को, राजनैतिक दायित्वों को निभाते हुए आदरणीय हवलदार यादव जी ने जो अपना कीमती समय दिया, उसमें हम क्या बात किए। आज वर्तमान परिस्थितियों में जो राजनीतिक फेल्योर की परिस्थितियां पैदा हुई पहली बार उपचुनाव के दौरान, उन सब बातों पर हवलदार जी क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी की आगे की कार्य योजना क्या है, उस पर उनका एक विचार, उनकी एक संवेदना और व्यवहारिक ज़मीन की जो हकीकत है उनका व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है, इस बात का जो चर्चा हुई होगी पार्टी के साथ। अभी पीछे कुछ दिनों पहले भी लखनऊ जाके पार्टी प्रमुख से बात किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से मिले थे, और आगे 30 तारीख को भी शायद कोई मीटिंग है जिसमें वो इसी के विषय पर चर्चा होने वाली है, सदस्यता अभियान को लेकर। इस बारे में वो क्या सोचते हैं और पार्टी क्या सोचती है और क्या क्या सुधार की संभावनाएं हैं, जिससे आगे 2024 की चुनौतियों के साथ 2027 तक की ये 5 साल की जो ये नई यात्रा है, इसमें एक अपने सुधारों की क्या नैतिक और राजनैतिक परिवर्तनों की यात्रा तैयार करने जा रही है, क्या नया इतिहास लिखने जा रही है राजनैतिक संघर्षों की। ये बात हम खुद आदरणीय हवलदार जी के जुबान से सुनते हैं। आइए, देख रहे हैं वो जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आज की डेट में अभी तक जो पार्टी सोच रही है, जिस तरह से पार्टी ने पूरे सारे पदाधिकारी को एक उसकी औपचारिक भी 5 साल बाद ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी एक रिकॉन्स्ट्रक्शन का क्या उद्देश्य है, पार्टी उस रिकॉन्स्ट्रक्शन के माध्यम से पार्टी को किस हालात और किस परिस्थितियों के से गुजरते हुए और इतने बड़े अपने अपोजिशन को फिर से डोमिनेट कर 2027 में जीत का परचम लहराने के पीछे क्या कोई स्ट्रक्चरिंग पॉलिसी है और क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, ये आदरणीय हवलदार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी तक उनको पार्टी के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी। 23 जी आगे है, अगर हम 2024 में जी कैसे देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, जी इसके लिए समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है। जी और उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तभी जाकर के देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। जी इन परिस्थितियों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने संगठन को और धारदार, व्यवस्थित और जन जन में जाने के लिए तैयार कर सकें। वो हम सब लोग इसके लिए रणनीति बना लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में पार्टी इस पे तय रणनीति बना ली है और उसको हम लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके 2024 में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आधे पर करने का काम करेंगे। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो आज मुद्दे हैं देश के सामने, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, किसानों की बदहाली, देश में जो बड़े पैमाने पर जीएसटी के माध्यम से गरीबों से टैक्स लेने की योजना है, जो देश स्तर पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े
पैमाने पर उनको ऋण दिया जा रहा है और इसके बाद उनके ऋण मुआफ भी कर दिए जा रहे हैं और हजारों हजार करोड़ रुपए। वह निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करेंगे कि छात्रों को किस तरह से शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, आम आदमी को उसको मूलभूत अधिकारों से वंचित करने का काम किया जा रहा है। राजनीति को जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को समाप्त करना चाहती है। बिल्कुल। इस परिस्थिति में हमको जनता के बीच में जा कर के उसको बताना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में आपके ऊपर और संकट आने वाले हैं और इस संकट का मुकाबला करने के लिए आपको तैयार होकर के आप उनके भुलावे में मत आना। जो वह सपने दिखाते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आपको सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं आपको कमज़ोर करने के लिए दे रहे हैं। हमें आवश्यकता है कि हमारे बच्चे पढ़ें कैसे, गरीब के बच्चे, गंवार के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे किस तरह से पढ़ कर के आगे बढ़ कर के मूल धारा में सम्मिलित हो सकें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। किस तरह से हमारे बच्चों को दवा का इंतजाम हो, किस तरह से गरीब आदमी दवा के भाव में मरने न पावे, किस तरह से किसानों की जो मेहनत है, जो किसान खेती में दाम लगाता है, जो मेहनत करता है, उसका मूल्य कैसे मिले। इन सब चीज़ों को लेकर के यदि हम गांव में जाएंगे, जनता के बीच में बैठेंगे, यदि हम उसको समझाने में सफल रहे तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हमको देर नहीं लगेगी। इन बातों को हमको गांव में जाना है और मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को बरगलाने में, झूठ परोसने में, सपना दिखाने में माहिर है और उसके आधार पर वह बार बार उन बातों को उनके बीच में कहते रहते हैं। जनता के जो असली मसाइल हैं वो मसाइल दूर रह जाते हैं। उनके सामने महंगाई की, बेरोजगारी की, गरीबी की कैसे वो समझें, ये पीछे छूट जाता है और भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ ऐसी इमदाद दे करके उनको भुलावे में रखना चाहती है जिससे उनके जीवन, उनके बच्चों के भविष्य उज्जवल नहीं हो सकते। इन परिस्थितियों में आपको गांव में जाना पड़ेगा और हमारी पार्टी का पूरा प्रयास है कि हम लोग गांव में जा कर के जो कमियां रह गई हम उसको पूरा करेंगे। हमारी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। अभी कब तक है उसका? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि हम ये सदस्यता अभियान घर घर जाकर के हर वर्ग के लोगों में करेंगे। अच्छा। एक जगह बैठ के नहीं किया जाएगा। अच्छा। हर बस्ती में जाएंगे? हर बस्ती में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, हर व्यक्ति के यहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक मेंबर बनाने का प्रयास करेंगे। उनको समझाएंगे कि हम समाजवादी पार्टी में क्यों आपको मेंबर बना रहे हैं, हम क्या चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या चाहते हैं। क्या आप सभी लोगों को अपने पार्टी में मान लीजिए 20 लोग आ गए, क्या सभी को आप अपनी पार्टी का सदस्य बना देंगे या कुछ उसके लिए कैरेक्टर भी डिफाइन करेंगे, जो पैरामीटर भी डिफाइन? जो इच्छुक रहेंगे लोग, जो ये चाहते हैं, हम पहले उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे, अपनी नीति बताएंगे, अपने सिद्धांत बताएंगे, अपनी योजनाओं को बताएंगे। जो अखिलेश यादव ने 5 साल में पूरे प्रदेश में विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं, अगर उनको हम बता लेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि गांव के अधिक से अधिक लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य बनेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए जो जमीन पर जाने के जो प्रोसीजर है, ये लिटरली जैसे आपने कहा और फॉर्मली कि जैसे कि पेपर सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या पिछले 30 सालों के अंदर
बीजेपी से कंपैरिजन तो शायद बूथ मैनेजमेंट का किया नहीं जा सकता, और वहीं पर उनके प्रदेश अध्यक्ष का और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष की भी तुलना उनके व्यवहारिक गणित के आधार पर जो राजनीतिक अप्रोच के तरीके हैं और उनके जो टूल एंड टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जाकर हर समय चमचमाते हुए दिखते हैं, मगर आप उसके कंपैरिजन में वो टूल एंड टेक्निक्स का कोई आंसर रिप्लाई नहीं कर पाते, जो व्यवहारिक तौर पर दिखता और वो परिणाम में भी दिखाई दिया। आपका उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में हारने के क्या कारण आपको दिखाई देते हैं और वो कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, उपचुनाव में हम हारे, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने हमको हराने के लिए बीड़ा उठा रखा था कि आजमगढ़ से हम इनको हराएंगे। वो जनता से हमको नहीं हरा पाए, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड के आधार पर हमें हराने का काम किया। जैसे वोटर लिस्ट से जहां समाजवादी समर्थक वोट थे, उनको ज्यादा से ज्यादा नाम डिलीट कर दिए गए, काट दिए गए। एक टेक्निक थी निकाल लिए, ये टेक्निकल टेक्निक थी उनकी, टेक्निक थी। उन्होंने बीएलओ का इस्तेमाल अपने अधिकारियों के माध्यम से नाम डिलीट करने के लिए किया। बिल्कुल, ये उनकी रणनीति 2-3 चुनावों से चल रही है, लगातार चल रही है। दूसरा यह है कि वह सरकार के माध्यम से अधिकारियों पर दबाव दे करके जो समाजवादी पार्टी के अन्य प्रतिनिधि हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, जैसे प्रधान हुआ, बीडीसी हुआ, जिला पंचायत सदस्य हुआ, ब्लॉक प्रमुख हुआ, उन पे दबाव डाल करके कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, तो आपकी जांच करा करके आपके जो अधिकार सीज कर दिए जाएंगे। तमाम लोग इस डर के नाते सामने नहीं आए। तमाम ऐसे लोग थे हमारे पार्टी के जो वफादार सिपाही थे, जिनको लाल कार्ड पीला कार्ड दिखा करके प्रशासन ने उनको कहा कि आप पोलिंगों पर नहीं दिखाई देंगे। तमाम लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया, जिससे लोगों में डर और भय का वातावरण, वोट पोलिंग कम हुई। चौथा कारण हमारा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग साम दाम दंड भय, नाजायज तरीके से धन का भी उन लोगों ने दुरुपयोग किया। गरीबों में जा करके इन लोगों ने उनकी कमजोरी देख करके उनको अपना माध्यम बनाया, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस आधार पर हमारा चिंतन चल रहा है, हमारी सोच चल रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास बहुत कोई बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी से ज्यादा वर्कर, निष्ठावान वर्कर, जुझारू वर्कर, लड़ाकू वर्कर, कुर्बानी देने वाले वर्कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं। यदि हमारे सिपाही खड़े हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही सामने नहीं रुक पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को ताक पे रख करके चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल कर रही है। हम शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग नोटिस नहीं ले रहा है। इन परिस्थितियों में हम उनकी रणनीति का जवाब देने के लिए, हमारे पास रणनीति है, हम उसका जवाब देने के लिए आने वाले दिनों में पूरी तरह से सतर्क और तैयार बैठे हैं, और हम वो काम 2024 तक पूरा कर लेंगे। देखिए, समय तो बहुत तक हमारे संगठन के पदाधिकारियों का सवाल, सत्ता होती है तो व्यक्ति और पद बड़ा दिखाई देने लगता है। बिल्कुल, स्वतंत्र देव सिंह इतने सीनियर लीडर, मुख्यमंत्री का पैर छूते हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उन लोगों के सामने स्वतंत्र देव सिंह असहज महसूस करते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बगल में बैठते हैं और गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जैसे मालूम पड़ता है किसी ऐसी पार्टी में है जहां पर उनको नैतिक रूप से डिमोरलाइज किया जाता है, उनको बैकवर्ड समझा जाता है, उनको एहसास कराया जाता है कि आप कौन हैं, उनको एहसास कराया जाता है कि आप कौन है, आप पार्टी के सर्वोपरि लिस्ट में नहीं।
ये एहसास तो उन्होंने राष्ट्रपति को भी करा दिया। उन्होंने कहा कि वो दूसरी लाइन में आप। तो इन परिस्थितियों में स्वतंत्र देव सिंह और नरेश शुक्ल में जमीन आसमान। हमारे यहाँ स्वतंत्रता अपनी बात कहने का, हमारे यहाँ अधिकार है बराबर बैठने का, हमारे यहाँ सभी व्यवस्था सामान्य रूप से समाजवादी विचारधारा पे आधारित है। लेकिन अब चूंकि उनके वह प्रदेश अध्यक्ष थे और इतने अगर अच्छे होते तो उनको बीएसपी से आए, दूसरे वो क्या नाम उनका जो हमारे जो सांसद रहे और बाद में वो मिनिस्टर बना दिए गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्नाव वाले, ब्रिजेश पाठक, उनकी भारतीय जनता पार्टी में क्या योगदान रहा उनका? कौन सी विचारधारा के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किए? वो तो बहुजन समाज पार्टी के थे, तब तक बहुजन समाज पार्टी में अपना काम किया और उच्च पदों पर रहे। लेकिन अमित शाह जी की बहुत कृपा है। बहन जी उनको नहीं समझ पाई, उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाती रही जी। और फिर इसके बाद पलटी मार करके वो भारतीय जनता पार्टी में आज बड़े बड़े पदों पर है जी। तो उनके अंदर कोई गुण है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह उनके पुराने कैडर आरएसएस के कैडर हैं, क्यों नहीं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? क्या पिछड़े वर्ग की जिनकी संख्या 54% बताई जाती है, उतने उनका भी रोल रहेगा या उतने संख्या उनकी भी रखी जाएगी जितना अन्य लोगों की रखी जाएगी? अगर योगी जी एक वर्ग को का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हाँ, बतौर मुख्यमंत्री होकर, तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, जहाँ केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने रखे, मैं स्वागत करूँगा, लेकिन दूसरे पद पर भी स्वतंत्र देव सिंह को रखा जा सकता था, किसी दलित ने। यहाँ पर आपने देखा मित्रों, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार जी बीजेपी द्वारा जातीय आधार पर, वर्ग के आधार पर पहले उनका स्वागत, उनको मंत्रालय, लेकिन उनकी जातीयता का असर उनके पद के साथ पद चिन्हित भी होना चाहिए। उन्हें ये महसूस भी होना चाहिए कि आप औरों की बराबरी नहीं कर सकते, यह कहना चाह रहे हैं। ब्रजेश पाठक यदि पाठक हैं तो बीएसपी से आए तो वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन आरएसएस के हार्डकोर कार्यकर्ता होने के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सकता। संभवतः यही बात इंडिकेट करना चाहते हैं आदरणीय हवलदार यादव जी। यह शायद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को और बीजेपी के तमाम ओबीसी नेताओं को भी यह बात दिल की नज़र से देखने और दिमाग के घोड़े दौड़ा करके समझने की ज़रूरत है कि क्या वो कहीं ओबीसी के हितों पर एक आस्तीन का सांप तो नहीं बन रहे हैं, कहीं उनके पीठ में छुरा तो नहीं घोंप रहे हैं सिर्फ एक तुच्छ पद के लिए। आगे देखते हैं हवलदार जी और क्या कह रहे हैं। नेता को रखा जा सकता था, ये बातें क्यों भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करके केवल सबको हिंदू बना करके वोट तो लेना चाहती है, लेकिन वह संपूर्ण लोगों का काम नहीं करना चाहती। जबकि सर ये हिंदू जो शब्द आपने अच्छा नाम ले लिया आपने, हिंदू शब्द, भारत और भारत की सनातन संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी इतिहास है उसका, लेकिन उसकी हिस्ट्री में जब आप जाकर ढूंढते हैं तब न वहाँ हिंद मिलता, न हिंदू मिलता, न हिंदुस्तान मिलता। हिंदुस्तान और हिंद का शब्द मुगलिया सल्तनत के दौरान आया, जो फारसी डिक्शनरी का हिस्सा है। तो वो भारत के भारत और सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व हिंदू शब्द कैसे कर सकता है? लेकिन हमारे वो डीएनए में पॉलिटिकल टूल एंड टेक्निक के तहत डाल दिया गया और समाज को डोमिनेट करके उसे एक्सेप्ट करा दिया गया। देखिए ये चैलेंज आप कैसे एक्सेप्ट करें? ये हमारा एक डोमिनेटिंग चैलेंज है उनका। जो स्पष्ट मानना है कि चालाक लोगों ने हिंदू वर्ग का पूरा एक पोलराइजेशन किया, नहीं, फ्रेम को किया, हिंदू के नाम पर
अन्य जो वर्ग के लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, चाहे माइनॉरिटी के लोग रहे, चाहे क्रिश्चियन, इनके खिलाफ उन लोगों ने चालाकी से माहौल बनाया, इस तरह की बातें किया, हिंदू धर्म स्थापित करने की बात हो, जबकि हिंद शब्द खुद मुसलमान लेके आए थे, या चाहे हुआ धर्म स्थापित करने की बात हो, चाहे अन्य बातें कहने की बात हो, उनका उद्देश्य यह था कि एक बड़ा समूह जो है, जो नॉन मुस्लिम है, नॉन क्रिश्चियन है, उनको कैसे हम लोग एक श्रेणी में बांधें, एक वर्ग में बांधें, एक धर्म में बांधें, और वो हम लोगों ने चालाकी से हिंदू धर्म की उत्पत्ति की। मतलब हिंद शब्द जो मुसलमानों ने खुद दिया था, लेकिन वो तो व्यापक है, हाँ व्यापक है, लेकिन उन्हीं का शब्द बड़ी लंबी सर सर देखिए कितने शब्द दिया मुसलमानों ने, और उसी हिंदू शब्द का उपयोग करके सबसे बड़ा अटैक किस पर होता है? उन्हीं मुसलमानों को होता है जिन्होंने उस शब्द का रिसर्च किया। इसमें सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल क्रिश्चियन का नहीं, हाँ सवाल इस बात का है कि चालाक लोगों ने किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था कायम रखे, गरीब गरीब रहे, ताकतवर ताकतवर बना रहे, इस चीज को कायम रखने के लिए किस तरह से योजना बनाई जाए कि वह सारे लोगों को हम संगठित करके उनके खिलाफ हम बोल करके हम इन लोगों को अपने साथ ले सकें और हम इनका उपयोग कर सकें। वह चालाक लोगों ने हिंदू धर्म की बात करके और हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके जो बुनियादी सवाल है मुझसे इन लोगों को दूर कर दिया, और आज उसके नाते आज देश का गरीब आदमी यह समझ पाने में असमर्थ है, क्योंकि यह उसके संस्कार में डाल दिया गया और सैकड़ों वर्षों से डाला जा रहा है, डाल दिया गया, और जिसकी वजह से वो अभी उसको समझ नहीं पा रहा। जिस दिन वो समझेगा उस दिन इन लोगों को सबक सिखा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बात आपसे जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि जो ज़मीन की जो सच्चाई है, जो ज़मीन का जो बैकग्राउंड है, जहाँ पर जो मतदाता आपका होते हुए आपको वोट देता है लेकिन स्लीपिंग मोड में चला जाता है, ना वो भाजपा को देता है ना कांग्रेस को देता है, ये जो ये पेनफुल सिचुएशन एक आम मतदाता को जो नॉर्मली जो आप नहीं देख सकते पार्टी के तौर पर, लेकिन मीडिया वाला वहाँ पे जाता है तो उसे वो पेन महसूस हो रही है कि वो सपा का वोट देना चाह रहा था। 25% खास तौर से आपके तो यादव कम्युनिटी के लोग घरों में सोए रह गए। वो ऐसा क्या कारण था कि वो स्लीपिंग मोड में चले गए थे और चाहते थे कि सपा जीते, मगर वो खुद वोट देने के लिए नहीं निकले, और ऐसे ओबीसी के भी बहुत सारे लोग थे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ जी, और निश्चित तौर पर हम जिस तरह से हमको माहौल बनाना चाहिए था और जिस तरह से प्रचार प्रसार में गहनता लानी चाहिए थी, वह कमी रह गई, और जिसके नाते हमारा नुकसान हुआ। लेकिन 2024 के चुनाव में हम दोनों सीटें जीतने में कामयाब रहेंगे। हमने समझ लिया कि कहाँ से हमारी कमजोरी हुई, मतलब उन सारी कमजोरियों पर आप हमला करने के लिए तैयार हैं और सारी रेक्टिफिकेशन करेंगे, और एक नई समाजवादी पार्टी का जो नया स्ट्रक्चर है वो बीजेपी के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार मिलेगा। एक तरफ जिला अध्यक्ष का तेवर आपने देखा कि हम अब बीजेपी के अंदाज में ही उसके हर प्रश्न का जवाब हमारा अंतिम कार्यकर्ता भी देने के लिए तैयार मिलेगा। यह तैयारी वास्तव में जमीनी समाजवाद की क्रांति की तैयारी की खुशबू दे रहा। शायद यह संभवतः प्रतीत और सामर्थ्य की पुरुषार्थ की व्यवहारिक परिणति बनकर एक नए सामाजिक व्यवस्था और नई उम्मीदों की व्यवहारिक इतिहास का राजनैतिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा। यह उम्मीद हर भारतीय को करने का स्वच्छंद अधिकार है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।